हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 9। ठीक है, 9वां ब्रह्मास्त्र आज आपका चलने वाला है कृषि, कंप्यूटर और आपका यूपीजीके का, है ना। तो 9वें ब्रह्मास्त्र के लिए आप लोग आशा करते हैं तैयार होंगे। बढ़िया से जो है पानी वानी पी के खाना वाना खा के तैयार हो जाइए, क्योंकि 9 से 9:30 तक चलेगी आपकी क्लास। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 9, जिसमें आपको 65 क्वेश्चन तो कराएंगे कृषि के, 15 क्वेश्चन कराएंगे कंप्यूटर के, व आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे यूपीजीके के। ठीक है, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें आपको जो है बता दी जाएं कि ब्रह्मास्त्र सेट पेपर जो चल रहा है उसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ्स जो है आपको जो है पेड है, लेकिन इसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर, यहां तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन यदि आपको पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड करनी है, बढ़िया से प्रिंट करना है, ठीक है, और जैसा आप ऑफलाइन में पेपर लगाते हो वैसे सेट पेपर लगाना है, तो बढ़िया से संपूर्ण पाठ्यक्रम कृषि प्लस कंप्यूटर प्लस यूपीजी के पूरा 100 क्वेश्चन वाले सेट पेपर जो है 60 सेट पेपर आपको मिलने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। 40 टॉपिक वाइज रहेंगे, 20 आपके जो है फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, इसमें और भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा मूड है आगे और भी सेट पेपर आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्रह्मास्त्र में प्राइस है 249 रुपए। क्या करना होगा, नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाना है और आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आगे देखो आपका जो है 9वें सेट पेपर में क्या रहने वाला है, संपूर्ण फसल उत्पादन। अब यहां पर कोई भी आपका टॉपिक नहीं, पूरा फसल उत्पादन से रहेगा, और साथ में साथ डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं जलवायु, इससे संबंधित क्वेश्चन हो रहने वाले हैं आपके। गुड इवनिंग महेश कुमार जी, गुड इवनिंग फैक्ट 9। सेशन को जल्दी से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे आ जाएं। आपकी यूपीजी के प्लस आपका जो है कंप्यूटर प्लस आपकी जो है एग्रीकल्चर की लाइव क्लासेस जो है शुरू हो चुकी हैं, जिसका प्राइस मात्र है 499 रुपए। 499 रुपए में कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, और साथ में साथ आपको इसमें मिलने वाले हैं पीडीएफ नोट्स, जिसको आप वेबसाइट पे जाकर जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उनको जो है आप अपना नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। अगला है आपका कृषि प्राविधिक सहायक की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको 20 फुल लेंथ, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। और आगे सबसे महत्वपूर्ण सेशन है आपका जो है एक कहें पीडीएफ बंडल नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ठीक है राहुल कुमार जी, स्वास्थ्य अब ठीक है। तो आपके जो कृषि प्राविधिक सहायक के कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स मिलने वाले पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, कृषि कंप्यूटर प्लस यूपीजी के, ये सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, विजन एग्री एकेडमी आपके लिए मात्र 499 रुपए में, कितने में, 499 कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जिसको आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। राधे राधे लोकेश लोधी जी, आगरा की जमीन से, ललितपुर की जमीन से राधे राधे। ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो विजन एग्री एकेडमी, आज जो है विजन एग्री एकेडमी आपके लिए एजीटीए के लिए पूरी तरह से आपके जो है ये कहें कि पूरी तरह से समर्पित है, और कोई बैचेस हमारे नहीं चल रहे हैं, ना तो एएफओ का चला रहे हैं, संपूर्ण रूप से आपके कृषि प्राविधिक के लिए समर्पित है। ठीक है, आपका जो है इसी तरह विश्वास भरोसा बना रहे, और आगे भी इसी तरह आप लोगों के लिए चीज़ें लाते रहेंगे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसी तरह से आपको सेट पेपर और फुल सिलेबस आपके पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सारे कंप्लीट है आपके। और कितने का है, प्राइस है 499। नीचे आपको जाना है, और एक दिक्कत और बच्चों को आ रही होगी,
कि बच्चे लॉगिन कर रहे होंगे, साइन अप कर रहे होंगे, तो ओटीपी जाता है लेकिन स्पैम फोल्डर में जाता है। जीमेल पर जाओगे तो साइड में 3 लाइनें रखेंगी, उस पर क्लिक करोगे तो स्पैम नीचे आता है, ओटीपी स्पैम में जा रहा है। ठीक है, तो वहां से ओटीपी को आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग साइन अप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो है ये थोड़ी सी सूचना है, और जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली उनको जो है ऐड करने का मेरे पास जो है एडमिन पैनल है, सारा कुछ मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। शांति देवी जी, बस 2 मिनट आपको बता दूं कि जो लोग एप्लीकेशन पर साइन अप कर रहे हैं और ओटीपी नहीं जा रहा है ईमेल पर, ओटीपी आपके ईमेल पर आ रहा है स्पैम वाले फोल्डर में। ठीक है, उसको नॉट स्पैम कर देना, तो आपका जो है ईमेल नॉर्मली आपका ईमेल पर ओटीपी आने लगेगा। दिक्कत है किसी बंदे ने बदमाशी कर दी, उसने स्पैम में डाल दिया, तो इस वजह से ओटीपी जो है स्पैम में जाने लगा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज। ठीक है, बढ़िया से ब्रह्मास्त्र डे 9 प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 में सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों? कृषि पढ़नी है। सर 1200 प्लस 300 1500 कौन सा सिलेबस कोर्स है? ये कौन सा है भैया? देखो, अगर कि आप डायरेक्टली हमसे संपर्क करते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा 999 रुपये में, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, आपकी जो है ये कहें कि नॉर्मल सा आपका जो है पूरी लाइव क्लासेस भी रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, सब कुछ 999 रुपये में। आपको कांटेक्ट क्या करना है? नॉर्मली व्हाट्सएप पर मुझे लिख देना है 999। ठीक है, तो मैं आपको जो है आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँगा। सर और पीडीएफ तो जूम नहीं करो। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। अब क्लियर दिख रहा है ना? अब शायद क्लियर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ, और बढ़िया से आप सभी को आंसर करने हैं जैसे कि हमारा ब्रह्मास्त्र चलता है। ठीक है, तो बढ़िया से ब्रह्मास्त्र में आपको साथ देना है और सभी को आंसर करने हैं। साथ तभी मिलेगा जब आप आंसर करोगे, है ना? रक्षाबंधन पर बताया था आपने। अरे देखो, सुनो सुनो, एक उड़ान बैच चल रहा है जिसके लिए आपको डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। सारा कोर्सेज जो रहेगा वो मैं ही ऐड करूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली, मेरा नंबर सभी के पास है ना? मेरा नंबर है 7880497104। इस पर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है। ठीक है, तो मैं आपको जो है 999 वाला कंप्लीट बैच जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और यदि आप ऐप पे डायरेक्टली जाओगे तो ये 1500-1600 का पड़ेगा कम समथिंग। ठीक है, लेकिन यदि आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करते हो तो 999 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है भैया, गन्ने के मामले में रोपण सामग्री प्राप्त की जाती है गन्ने के निचले 1/3 भाग से, गन्ने के शीर्ष 1/3 भाग से, गन्ने के मध्य 1/3 भाग से, या पार्श्व सूट से। देखो आंसर आना शुरू हो गए हैं। बी 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 बी, सभी ने बी लिख दिया। शांति देवी, किलकर बॉय, क्या लिखे हैं भैया? किलर बॉय। अमित तिवारी, लोकेश लोधी बी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। गन्ने के शीर्ष 1/3 भाग से जो है गन्ने के मामले में रोपण सामग्री ली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गन्ने का गुच्छेदार शीर्ष किस कीट के आक्रमण के कारण विकसित होता है? गन्ने का तना छेदक, गन्ने की जड़ छेदक, गन्ने का शीर्ष छेदक, या वूली एफिड। जो गन्ने का गुच्छेदार या फिर कहें बंची टॉप हो जाता है किसमें? आपका गन्ने में, तो वो किस कीट के कारण हो जाता है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से लिख दो। दूसरे का सी। देखो बिल्कुल से सही, लोकेश जी ने आंसर कर दिया है। गन्ने का शीर्ष छेदक जो होता है उससे क्या हो जाता है? बंची टॉप हो जाता है। आफ्ताब खान ने सही आंसर लिख दिया है, आशीष ने लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी गन्ने का शीर्ष छेदक सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, CO 527
कौन सी वैरायटी है? CO 527 में से गन्ने का गामा किरण उत्परिवर्ती कौन सा है? COM 88 241, CO 81 52, CO 83 71, COLK 94 184। बताइए आंसर क्या होगा? गन्ने का में जो आपका CO 527 में से गन्ने का गामा किरण उत्परिवर्ती कौन सा है, मतलब कि इसका जो प्रयोग करके CO 527 का प्रयोग करके गामा उत्परिवर्ती कौन सा है? तो CO 81 52। CO 81 जो किस्म है वो कैसी है? गामा उत्परिवर्ती या गामा म्यूटेंट किस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगली नई फसल के लिए डंठल का अंकुरण कहलाता है। अगली नई फसल के लिए जब हमारा जो ये कहें डंठल, डंठल मतलब कहें तो जैसे मान के चलिए कि आपने गन्ना को काट लिया है ना, अब उसका क्या रह जाएगा भैया? आपने गन्ने को काट लिया तो क्या रह जाएगा? डंठल रह जाएगा। डंठल द्वारा से क्या होगा? अंकुरित होगा, और द्वारा से डंठल का अंकुरित होना, उससे उसी अंकुरित से हम क्या लेंगे? अगली फसल लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रेटूनिंग, बी ले क्रॉपिंग, सी पलवार, डी चौकिंग। तो भैया बिल्कुल सही 4A रेटूनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रेटूनिंग कहेंगे। ठीक है, रेटूनिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है, भारत सरकार के कृषि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार 2016-17 के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की उपज किलो प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक थी? गन्ना, तिलहन, चावल या दालों की? तो भैया बेसिकली सी बात है कि हमारा गन्ने की उपज हर वर्ष अधिक होगी, है ना। गन्ने की उपज क्या होगी? हर वर्ष अधिक होगी। हाँ, 25% अधिक नाइट्रोजन देना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है गन्ना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने की फसल को परिपक्व माना जाता है यदि डंठल के मध्य भाग के लिए लिए गए नमूने, रस के नमूने हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग दिखाते हैं कितनी? 10 से 12, 14 से 15, 19 से 22 या 22 से 32 से 34। ये UPPSC में और प्री PG 2021 में या 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, गन्ने की फसल को परिपक्व माना जाता है यदि डंठल के मध्य भाग से लिए गए रस के नमूने हैंड रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग दिखाते हैं। कितनी रीडिंग दिखाते हैं भैया? 6 का सी आंसर होगा, बिल्कुल सही। 19 से 22, लगभग आपका 20% होता है। 20 डिग्री ब्रिक्स जो है रीडिंग दिखाता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। तो यहाँ पर 19 से 22 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सही हो जाएगा। कौन सा भैया? 19 से 22। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है बच्चों, पत्ती प्राइमिंग कटाई की विधि किस फसल से संबंधित है? तंबाकू, चना, गन्ना या आलू? पत्ती की प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या कहलाता है बच्चों? तुड़ाई करना। पत्तियों की तुड़ाई को हम क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। और ये किससे संबंधित होगी भैया? किससे संबंधित होगी? आपकी जो है तंबाकू से। पत्तियों की तुड़ाई या प्राइमिंग किससे संबंधित है बच्चों? तंबाकू से संबंधित है। किससे संबंधित है? तंबाकू से। ठीक है, तो 7 का ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की फसल में अच्छे गुण हेतु श्रेष्ठ उर्वरक या तत्व है? तंबाकू की फसल में अच्छे गुण हेतु जो है श्रेष्ठ या फिर कहें उर्वरक या तत्व कौन सा है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या DAP? बताइए आंसर। कौन सा तत्व जो है अच्छे गुण लाने के लिए, किसमें भैया? तंबाकू में अच्छे गुण लाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गौतम ए पोटेशियम, लोकेश लोधी पोटेशियम, आशीष ए। बिल्कुल सही, पोटेशियम जो है तंबाकू की फसल में अच्छे गुण हेतु श्रेष्ठ उर्वरक का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपास की सुजाता प्रजाति निम्न में से किससे संबंधित है?
कपास की जो सुजाता प्रजाति है उसका संबंध किससे है? गॉसिपियम हिर्सुटम से, गॉसिपियम बारबेंडेंस से, गॉसिपियम आर्बोरियम से, गॉसिपियम हार्वेसियम से। बताइए कपास की जो सुजाता प्रजाति है वो कपास की किस प्रजाति से संबंधित है बच्चों? बता दीजिए जल्दी से। तो आपकी जो कपास की सुजाता प्रजाति है बच्चों वो किससे संबंधित है? गॉसिपियम बारबेंडेंस से संबंधित है। और सबसे लंबा रेशा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि सबसे लंबा रेशा कपास की किस प्रजाति का होता है? बारबेंडेंस का होता है। और सुजाता किससे संबंधित है? आपकी बारबेंडेंस से संबंधित है, गॉसिपियम बारबेंडेंस। और सबसे लंबा रेशा भी किसका होता है? गॉसिपियम बारबेंडेंस का होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। आलू का वानस्पतिक नाम, ये तो सबको पता होगा ना। ट्रिटिकम एस्टिवम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम या एबेना सेटाइवा, तो सभी को पता है कि सोलेनम ट्यूबरेसम होता है और सोलेनेसी कुल का होता है आलू, है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है साइंटिफिक नेम होता है और सोलेनेसी कुल का है। आगे जो है एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ है यदि 1 हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों और प्रति पौधे पर 20 गूलर हों तो कपास की 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति गोलर का औसत वजन होगा 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम या 2.5 ग्राम। चलो इसे सॉल्व करो, चलो इसे सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पर हमें गूलर का वजन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? गूलर का वजन निकालना है। ठीक, 50,000 पौधे हैं, प्रति पौधे 20 गूलर हो जाते हैं। ठीक है, और आपका 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति गूलर का कितना वजन होना चाहिए? 11 का डी तो कर रहे हो लेकिन सॉल्व करके 2.5 ग्राम तो होगा नहीं, जो बी कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, 1 ग्राम भी नहीं होगा। ठीक है, बताइए। देखिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है आपका? जो है कुल उत्पादन और पौधों की संख्या प्रति पौध गूलर की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या और प्रति पौध गूलर की संख्या, ठीक, क्विंटल में। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला आपका क्या है? कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन हमें कितना चाहिए? 20 क्विंटल चाहिए ना। कितना चाहिए? 20 क्विंटल कुल उत्पादन चाहिए हमें, है ना। और पौधों की संख्या प्रति पौध गूलर की संख्या, अपॉन में क्या आ जाएगा? पौधों की संख्या, पौधों की संख्या और इनटू प्रति पौध, प्रति पौध गूलर की संख्या, गूलर, गूलर की संख्या, गूलर की संख्या। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, सही नहीं दिख रहा होगा, गूलर की संख्या। तो आपको क्या करना है? कुल उत्पादन कितना चाहिए? 20 क्विंटल चाहिए, 20 क्विंटल चाहिए ना हमें कुल उत्पादन। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका? जो है यदि 1 हेक्टेयर पौधे में कपास के 50,000 पौधे हो और प्रति पौधे पर 20 गूलर हो तो नीचे 50 पौधों की संख्या कितनी है? 50,000 है। और प्रति गूलर कितने पौधे, प्रति पौधे पर गूलर कितने लगे हैं? 20 गूलर लगे हैं। ठीक है, और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें पैदावार चाहिए। कितनी चाहिए पैदावार? 20 क्विंटल। तो 20 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 20 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
अब इसे हम क्विंटल को करेंगे ग्राम में कन्वर्ट। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, और इंटू हमें कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। कितना कर देंगे, 1000। ग्राम में, क्विंटल से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इंटू 100 इंटू 1000 करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 जीरो से, तो ये देखो 3 1 हो गए, ये एक ये चला गया। 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, या फिर कहें आपका 2 से ये आपका जो है 10 बार कैंसिल हो गया, सॉरी। ठीक है, और 5 दूनी 10, यानी कि 2 ग्राम। 2 ग्राम जो है औसत वजन, ए आ जाएगा ऑप्शन ए। जिसने ए लिख दिया है वो बिल्कुल सही है। देखो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गौतम ने ए आंसर लिख दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर जो है 2 ग्राम हमारा औसत वजन होगा प्रति गूलर का। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? 10 से 15 अक्टूबर, 10 से 15 नवंबर, 15 से 25 अक्टूबर, या 15 से 25 नवंबर? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? बताइए आंसर। अपने ब्रह्मास्त्र को शेयर कर दो जरा आप लोग। ब्रह्मास्त्र को शेयर नहीं करते आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो ब्रह्मास्त्र सेट को। सी सी सी, देखो सी आंसर आने लगा, बिल्कुल सही। 15 से 25 अक्टूबर। ठीक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई कब की जाती है? 15 से 25 अक्टूबर। 15 से 25, सी आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है बच्चों, कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से या जड़ से? तो भैया हमें सीधी सी बात है, हमारा जो कपास का रेशा है कैसा है? बीज रेशा है। हमारे बीज के चारों ओर लिपटा रहता है ना? तो यहाँ पर जो है कहाँ से मिलता है? बीज से मिलता है ना? किससे मिलता है बच्चों? बीज से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता है? 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? तो आलू की उपयुक्त सिंचाई की जो अवस्था है वो कितनी, आवश्यकता कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितना चाहिए होती है सिंचाई बच्चों आलू के लिए? 10 सेंटीमीटर सिंचाई चाहिए होती है। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोयाबीन की फसल के लिए उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 10 से 15 डिग्री सी, 20 से 30 डिग्री सी, 35 से 40 डिग्री सी या 5 से 8 डिग्री सी? आपकी सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए होता है? बताइए जल्दी से, कितना चाहिए होता है? तो 20 से 30 डिग्री सी। सोयाबीन की फसल उत्पादन के लिए जो है आदर्श तापमान कितना चाहिए होता है? 20 से 30 डिग्री सी के बीच चाहिए होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए अनुशंसित पीएच मान क्या है? 5 से 5.5, 6 से 6.5, 7 से 7.5 या 8 से 8.5? सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। 16 भाई का आंसर बता दीजिए कि आपके जो सोयाबीन की फसल है उसके उत्पादन के लिए कितना कितना पीएच जो है चाहिए होता है? तो भैया नॉर्मली 6 से 6.5। सोयाबीन के उत्पादन के लिए कितना पीएच चाहिए होता है बच्चों? 6 से 6.5 के बीच। ठीक है, 6 से 6.5 के बीच जो है उपयुक्त रहता है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मक्का के लिए इष्टतम रोपण गहराई क्या है? मक्का के लिए जब हम रोपित करते हैं या फिर कहीं लगाते हैं तो उस समय कितनी गहराई होनी चाहिए भाई? 1.5 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 4 से 5 इंच या 5 से 6 इंच? कितनी गहराई होनी चाहिए? तो भैया नॉर्मली 1.5 से 2 इंच। मक्का के लिए इष्टतम रोपण गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए 17 का सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर
18 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 18 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या डीएपी? कौन सा जो है पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है सोयाबीन की फसल उत्पादन में? तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन नॉर्मली सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक या जरूरी होता है। ठीक है, तो सोयाबीन की फसल के लिए सबसे आवश्यक क्या है आपका? सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नत्रजन या नाइट्रोजन। क्लियर? ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मक्के की वानस्पतिक अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या डीएपी? कौन सा तत्व जो है चाहिए होता है जब हमारा जो मक्का है वानस्पतिक ग्रोथ या फिर कहें वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस समय इसको भी क्या चाहिए भैया? नाइट्रोजन चाहिए। यूरिया दे दो भर के कट्टा एक, है ना, 2 कट्टे यूरिया। आपको डॉक्टर कहेगा कि 1 कट्टा डालना है, आप 2 कट्टे डाल दोगे यूरिया के, है ना। यही होता है ना कि ज्यादा पैदावार चाहिए तो 1 कट्टे की अनुशंसा की गई है, आप 2 कट्टे दे आओगे खेत में, है ना। तो उससे क्या होगा? मक्का अच्छा बढ़ जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, चारे के लिए तो उपयुक्त तो होगा, लेकिन आपके जो है फल नहीं लगेंगे उसमें, भुट्टा अच्छे से नहीं बनेगा, है ना। तो 1 कट्टा कहें तो 1 कट्टा ही डालना है, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो वानस्पतिक मक्के की वानस्पतिक अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो नत्रजन होता है, नाइट्रोजन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर मक्का उत्पादन से जुड़ा है? मक्का उत्पादन से जुड़ा कौन सा रोग है? ब्लैक रॉट, क्लब रूट, फ्यूजेरियम बेल्ट या ग्रो मोल्ड? बताइए आंसर। कौन सा रोग जो है मक्का उत्पादन से संबंधित है? तो भैया आपका जो फ्यूजेरियम बेल्ट है, कौन सा भैया? फ्यूजेरियम बेल्ट है। यह किससे संबंधित है बच्चों? मक्का उत्पादन से संबंधित है। मक्का में लगता है आपका उकटा रोग, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 21। मजो आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? लिख दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 लिखा हुआ है, ज्वार के बीजों के लिए अनुशंसित रोपण गहराई। यदि हमें ज्वार की बुआई करनी है तो कितनी गहराई पर बोना होगा बीज को? 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर या 7 से 8 सेंटीमीटर? ज्वार के फसल के लिए या ज्वार के बीजों के लिए अनुशंसित रोपण गहराई कितनी होगी? बता दो आंसर। ऑप्शन बी 3 से 4। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो 21 बी लिख रहे हो या 2 बी लिख रहे हो आशीष जी? यहाँ पर 21 बी होगा, है ना। तो बी आंसर सही हो जाएगा, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वह फसल जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गई है, मुख्य फसल के स्थान के रूप में उगाई जाती है, कहलाती है शिकारी फसल, कैच फसल, फंदा फसल, रक्षक फसल? बताओ बच्चों क्या कहलाएगा वो? वह फसल जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गई, मुख्य फसल के स्थान के रूप में उगाई जाती है, क्या कहलाती है? कहलाती है, क्या कहलाएगी भैया? यहाँ पर लिख दो, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से। अब भैया शिकारी फसल कौन सी होती हैं? जो दूसरों का शिकार करती हैं, है ना, मतलब दूसरे की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देती, तो वो कौन सी होती है? शिकारी फसलें होती हैं। ठीक है, फंदा फसल दूसरे को फंसाती हैं, कीटों को फंसाती हैं, रोगों को फंसाती हैं, है ना, तो वह कौन सी है? फंदा फसल है। ठीक है, कीटों व रोगों को मुख्य फसल से बचाती हैं, वह फंदा फसल है। ठीक है, और आपकी रक्षक फसल जो फसलों की रक्षा करती हैं, कैसे करती हैं? बाउंड्री पे उगाते हैं, जैसे अरहर हो गई, है ना, तो आपकी जो है कैसी होती है? रक्षक होती है। ठीक है,
यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैच फसल। बिल्कुल सही, आप लोग बी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। बी 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 बाद में इतना सारा बी लिख दिया है आपने, बिल्कुल सही है, कैच फसल कहेंगे हम उसे। अगला प्रश्न है, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। हमें जो फसल चक्र अपनाना होता है किन रोगों के लिए सलाह दी जाती है, बता दीजिए जल्दी से। जो फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए या मृदा जनित रोगों के लिए, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। फसल चक्र की सलाह किसके लिए दी जाती है, बिल्कुल सही, देखो डी आने लगा आंसर, मृदा जनित। क्योंकि भैया आप फसल चक्र को कहाँ अपनाओगे, मृदा में अपनाओगे ना। मृदा में जो एक रोग एक फसल में लगता है वो दूसरी फसल में नहीं लगता होगा, इसलिए फसल चक्र किस लिए अनुशंसित होता है, मृदा जनित रोगों के लिए। किस लिए, मृदा जनित रोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न है, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया। हार्वेस्ट इंडेक्स देखते हो, जानते हो, कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक का नाम तो सुना होगा, कटाई सूचकांक का नाम नहीं सुना हो जिसको हम बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड, या फिर कहें आर्थिक उपज बटे में कर देना आपकी जो है वानस्पतिक उपज। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। आर्थिक उपज में क्या आ जाएगा, अच्छा डी की जगह सी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, वो हो जाता है, ठीक है, सेट की जगह। चलिए, तो आर्थिक उपज क्या हो गया आपका, दाना हो गया, और वानस्पतिक उपज क्या हो गई, चारा हो गया, चारा प्लस दाना। क्योंकि वानस्पतिक ग्रोथ जो कर रहा है वो आपका चारा भी तो कर रहा है भैया, दाना भी बन रहा है, वो आपका वनस्पतिक है, दोनों है ना। तो आपकी जो है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। अब बताना ये है कि ये नाम किसने दिया था, अर्नोन ने, डोनाल्ड ने, बैकमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया डोनाल्ड ने दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स नाम किसने दिया था, किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, बी होगा भैया जी, डी डी लिख रहे हो, डी नहीं होगा भैया। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, वी होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था किसने, डोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। आपका सरसों, ज्वार, कपास या पत्ता गोभी। तो सबको पता है कि भैया आपके जो गेहूं के लहलहाते खेत होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, सरसों देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, है ना। तो सरसों सबसे ज्यादा किसके साथ अंतर्वर्ती मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है, गेहूं में उगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है बच्चों, हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है आर्थिक उपज और वानस्पतिक उपज का, डंठल की उपज और वानस्पतिक उपज का, वानस्पतिक उपज और आर्थिक उपज, इनमें से कोई नहीं। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात अभी हाल बताए थे, बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि भैया हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। देखो ए लिख दिया आशीष जी ने, बिल्कुल सही, 26 ए। आर्थिक उपज और वानस्पतिक उपज का जो अनुपात होता है वो हमारी हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न दिया हुआ है, दो या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो इस स्थिति को कहते हैं मिश्रित सस्यन, क्रमिक सस्यन, अधिक गहनता, या फिर कहें अंतः सस्यन। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। 27 का आंसर कर दीजिए। भैया पंक्तियों की बात कर रहा है, मिश्रित में पंक्तियों की बात नहीं होती, मिश्रित में पंक्तियों की बात नहीं होती, और यहां पर बात कर रहा है पंक्तियों की। तो ध्यान रखना, ध्यान से आंसर करना, पंक्तियों की बात नहीं हो रही है यहां पर, है ना। आपकी जो है पंक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, मिश्रित की। मिश्रित में आपका बीज को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है साथ में,
है ना। यहाँ पर सही आंसर जो होगा भैया अंतासस्यन होगा, इंटरक्रॉपिंग होगा। इंटरक्रॉपिंग में, अंतासस्यन में आपकी पंक्तियों को ध्यान रखा जाता है, और जब सीधा छिड़काव किया जाता है ना बीज को मिक्स करके, तो वो मिश्रित होता है। यहाँ पर डी होगा, ए नहीं होगा। जो ए कर रहे हैं आंसर वो गलत है, जो डी करेंगे वो सही होंगे। ठीक है, कोई ने डी नहीं किया, सब बी ए, बी ए। रंजीत यादव डी, देखो अब करने लगे हैं। डॉक्टर अमित तिवारी डी, सब डिलीट कर रहे हैं अपने मैसेज, है ना। अब मैंने बता दिया ना आंसर, इसलिए डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का, आलू प्लस राई और मूंग की फसल चक्र सघनता कितनी होगी? 200%, 300%, 400%, 500%। इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा, हम भी देखें कि कितना भैया आप लोग जो है फसल चक्र सघनता निकाल पाते हैं। बता दो 28 का आंसर क्या होगा? 200%, 400%, 500%, कितना होगा? या फिर कहें 300%? बी, बी 28 का बी, 28 का बी। शिवम रैकवा नमस्ते, नमस्ते जी। माई इंडिया बी, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, यहां पर देखो, हमारा फसल चक्र सघनता क्या होते? फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे में फसल चक्र के वर्षों की संख्या। अब यहां पर देखो, फसल चक्र में फसल मक्का कब की हो गई? खरीफ की हो गई, खरीफ में बोएगी। आलू प्लस राई साथ में बोई जा सकती हैं, है ना, ये रबी की हो गई। ठीक है, और मूंग आपकी जो है जायद में हो गई। मूंग कब हो गई? जायद में हो गई। यहाँ पर फसलें कितनी हैं? 3 हैं। फसलें कितनी है? 3 हैं। और फसल वर्ष कितने हैं? 1 है। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 300% हो जाएगा। यहाँ पर फसलों की संख्या 2, 4 नहीं होगी, 3 ही होगी। आपका अगर ये प्लस लगा हुआ है तो 3 ही गिनी जाती हैं। कितनी गिनी जाती हैं बच्चों? 3 ही गिनी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 300% सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300%। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 लिखा हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती है। गन्ना प्लस सरसों, आलू प्लस गेहूं, ज्वार प्लस अरहर, कपास प्लस प्याज। कौन सी जो है सर्वाधिक प्रचलित सहफसली खेती है भैया बुंदेलखंड क्षेत्र में? हम बुंदेलखंड से हैं तो हम बता सकते हैं, आप लोग बताइए। आगरा वाले भैया बताओ, आलू कहाँ अधिक होता है? ललितपुर में नहीं होता है, ललितपुर में, आगरा में होता है। सर्वाधिक प्रोडक्शन आगरा में है। और कोल्ड स्टोरेज सर्वाधिक कहां पर है आलू के? आगरा में है ना। और इकोनॉमिक जोन कहां पर है? आगरा के अंदर है। ठीक है, पोटैटो इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है, देखिए सी आंसर आ गया है। ज्वार अरहर नहीं है, अरहर कहाँ होता है यहाँ अधिक? आपका जो है आलू और गेहूं, आलू और गेहूं, यहाँ पर फार्मर जो है आलू उगाते हैं, गेहूं भी उगाते हैं। तो ये सहफसली जो है प्रचलित है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। बी हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका है? कुल उपज, भूमि समतुल्य अनुपात, आर्थिक लाभ, समतुल्य उपज। अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ए कुल उपज, बी भूमि समतुल्य अनुपात, सी आर्थिक लाभ, या डी समतुल्य उपज। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है बी हो जाएगा, भूमि समतुल्य अनुपात। भूमि समतुल्य अनुपात। अगला क्वेश्चन, कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं? फसल गहनता, बहुफसली खेती, अति गहन खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र का जो अनुपात होता है, देखो भैया शिवम रेकवार जी आ रहे हैं, लाइक शेयर करो भाई, बिल्कुल भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? देखो 31 का ए आ गया, बिल्कुल सही आशीष जी। फसल गहनता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल गहनता कहा जाता है। ठीक है, भारत की फसल गहनता कितनी है?
142%। करंट का डाटा एक मिनट रुकना। करंट का डाटा कहता है बच्चों कि आपका जो फसल गहनता है कितनी, 142%। ये डे आपके जो है एक है फ्लक्चुएट होती रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सा है। हाय सर, करंट का डाटा भी लिखवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र कौन सी है? मूंगफली, गेहूं, धान, चना, ज्वार, आलू, बाजरा, चना। कौन जो है आपके जो है मृदा क्षरण रोकने वाली सबसे अच्छी फसल है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। देखो ए लिख दिया, बिल्कुल सही। मूंगफली क्या करती है? मृदा क्षरण को रोकती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली, गेहूं। ठीक, 32 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन ए फसल चक्र, ऑप्शन बी आपका फसल सघनता है, ऑप्शन सी है सस्य स्वरूप, सस्य स्वरूप, और ऑप्शन डी है सस्य नियंत्रण। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? सी, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यहां पर आपका सस्य स्वरूप कहा जाता है। ठीक, जो आपका विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का जो अनुपात हो दर्शाता है वो क्या कहलाता है? सस्य स्वरूप कहलाता है। 29 का क्या गलत बता दिया भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सह फसली खेती आलू प्लस गेहूं है। आलू प्लस गेहूं सही है। ठीक है, 29 का आलू प्लस गेहूं है। आलू प्लस गेहूं, आलू और गेहूं, आलू उगाया जाता है आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, गन्ना होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ज्वार, अरहर, ज्वार आपकी अरहर इतनी ज़्यादा नहीं उगाई जाती बुंदेलखंड में। कपास, प्याज होता नहीं है यहाँ पर। आपका आलू गेहूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो आलू गेहूं होता है। आलू का काफ़ी फार्मर यहाँ पर उगाते हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, आलू बहुत से किसान कहाँ से हैं? बुंदेलखंड से। सत्येंद्र कुमार गौतम जी, आप देखिए आसपास तालवेट साइड जाइएगा, महोबा बांदा साइड जाइएगा आप। ठीक है, जालौन साइड जाइएगा, आलू होता है। ठीक है, झांसी साइड जाइए, आलू होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि बुंदेलखंड में आलू और गेहूं होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देखो गन्ना इतना नहीं होता। 29 का सवाल, चलो इनको छोड़ते हैं, इनको 29 पर ही अटका रहने देते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम खराब नहीं करते हैं। आपको जो भी डाउट हो पर्सनली कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 है, मक्का गेहूं प्लस चना मूंग की फसल चक्र गहनता कितनी होगी? मक्का गेहूं प्लस चना मूंग की फसल चक्र गहनता 200%, 250%, 300% या 400%? बताइए आंसर। डॉक्टर साहब आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि बुंदेलखंड में कहाँ आपका जो है उगाया जाता है आलू। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सत्येंद्र कुमार जी? डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए अपना। 300%, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, समानांतर फसलोत्पादन का उदाहरण है। समानांतर फसलोत्पादन, गन्ना आलू, आलू सरसों, आलू मूली, गेहूं सरसों। समानांतर फसलों उत्पादन का उदाहरण, मतलब समानांतर से मतलब साथ साथ, ठीक है। ये बताइए सत्येंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप? समानांतर फसल उत्पादन का उदाहरण क्या होगा? ए लिख दिया है होरीलाल जी ने, क्योंकि हम झांसी बुंदेलखंड से हैं, तो आप जो है थोड़ा ललितपुर आइएगा कभी, ठीक है। ललितपुर के आसपास देखिएगा, फार्मर आलू उगाते हैं, ठीक है। जालौन साइड जाइएगा, फार्मर आलू उगाते हैं, ठीक है। गेहूं सरसों कर रहे हैं, गेहूं सरसों समानांतर मतलब कि आपकी साथ साथ फसलें उगती हैं, ठीक है। तो आलू गन्ना होगा, गन्ना आलू। समानांतर फसल उत्पादन का उदाहरण क्या है? ए है गन्ना आलू, गन्ना प्लस आलू। गन्ना प्लस आलू कैसे है बच्चों? गन्ना आपका जो है पंक्ति में बोया जाता है और आलू उसके पंक्तियों के बीच में बोया जाता है, ठीक है। तो समानांतर रूप से बोई जाती हैं ये फसलें साथ साथ। समानांतर का मतलब एक पंक्ति भैया गन्ना की तो दूसरी पंक्ति आपकी आलू की। आपका जो सरसों और गेहूं और सरसों जो आंसर कर रहे हैं वो जो है यहां पर आपकी मिश्रित रूप से उगाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका गन्ना और आलू सही आंसर हो जाएगा। समानांतर रूप से साथ साथ जो है दो पंक्तियां साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश कुमार जी। आप डाउट में मत रहिए सत्येंद्र जी, जो भी होगा ठीक है मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक। अगले सेट पेपर में आपको बता दूंगा सत्येंद्र कुमार जी, परेशान मत होइए, ठीक है। आगे जो है आंसर कीजिए आप, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दियारा भूमि है, दियारा भूमि किसे कहा जाता है? समुद्री पानी से भरी जमीन, नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र, बालू के तूफान से निर्मित जमीन, या नदी के किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है। दियारा किसे कहेंगे? दियारा किसे कहेंगे? इंद्रेश कुमार जी लिख रहे हैं, प्रयागराज की धरती से नमन, सादर नमन। आपको जो है ललितपुर की धरती से सादर नमन इंद्रेश जी। बताइए दियारा खेती क्या कहलाती है? डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। देखो, जब आपके बांध रीत जाते हैं या फिर कहें खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं या फिर कहें खाली, बुंदेलखंड में बोल दिया रीत जाते हैं, बुंदेलखंडी में बोलते हैं हमारे यहाँ रीत जाते हैं, खाली हो जाते हैं, है ना। तो जब हमारे बांध या फिर कहें नदियाँ खाली हो जाती हैं, ठीक है, तो उस समय जो किनारे बचे होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं? ककड़ी लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, खरबूज लगाते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है आपका? दियारा खेती कहलाती है। और जो हमारी जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं, ठीक है, दियारा भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा के प्रस्तोता कौन है? सीएम डोनाल्ड, जेडी एस्टिन, मेयर एंड एंडरसन, एमएस स्वामीनाथन। जो आपका फसलों में या पौधों का जो आदर्श प्रारूप है, या फिर कहें फास्ट कराइए बिल्कुल, तो भैया आदर्श प्रारूप जो है किसने दिया था? सीएम डोनाल्ड ने दिया था, ठीक। किसने दिया था? सीएम डोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है,
खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहा जाता है? मिश्रित सस्यन, रिले सस्यन, अंतर सस्यन या बहुफसली सस्यन। तो भैया हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपका रिले सस्यन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? रिले सस्यन कहते हैं। खड़ी फसल मतलब पहली फसल जो है हमारी खेत में खड़ी है, उससे पहले हमने दूसरी फसल उसमें बो दी, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका रिले सस्यन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रिले सस्यन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, यहाँ पर सॉरी कम करना होगा, काम करना नहीं, कम करना। ठीक है, फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना या फसल उत्पादन के उत्पाद के गुणों में सुधार करना। जो आपका जैविक खेती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर आप कभी हापुड़ आए तो हापुड़ के पापड़ बहुत फेमस है, आपको खिलाएंगे। बिल्कुल राहुल कुमार जी, हम आएंगे हापुड़ जल्द ही। ठीक है, आप टीएमएस सिलेक्शन लीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपसे हापुड़ मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, टीएमएस सिलेक्शन लेना है, बस हमारा लक्ष्य है आपका टीएमएस सिलेक्शन करवाना। ठीक है, आप टीएमएस सिलेक्शन लीजिए, हम हापुड़ जरूर आएंगे। ठीक है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य, देखो ए आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही भैया। सी नहीं होगा ये डॉक्टर अमित तिवारी, सी डी आंसर आ रहा है, ए होगा आंसर। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, जैविक खेती का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों वो है हमारी जो रासायनिक उर्वरकों पर जो निर्भरता हो गई है या फिर जो हम पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं उसको कम करना। ठीक है, आपका मुख्य उद्देश्य होता है किसका? आपका जैविक खेती का। ठीक, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। देखो बच्चों, उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी, जैविक खेती अगर ये आप अपनाते हो ना तो उत्पादकता आपको कम ही मिलेगी हमेशा, है ना। जैविक खेती का ये अवगुण है बेसिकली। देखो आपकी क्वालिटी तो अच्छी रहेगी फसल की, आपकी फसल देखो डी नहीं हो सकता। देखो क्या है, क्वालिटी तो सही रहेगी फसल की, लेकिन ज्यादातर जो मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती का वो है आपके रसायनों को कम करना या फिर रासायनिक उर्वरता पे जो एक है रासायनिक उर्वरता पे जो निर्भरता है उसको कम करना मुख्य उद्देश्य हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 40 है। 40वां प्रश्न है, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है समुद्री क्षेत्र की, पश्चिमी भारत की, उत्तरी भारत की या दक्षिणी भारत की? धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य रूप से फसल प्रणाली किस क्षेत्र की है? तो बच्चों सबसे ज्यादा धान गेहूं कहाँ होता है? पंजाब में होता है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में होता है। सहारनपुर चले जाओ आप लोग, है ना, मुजफ्फरनगर चले जाओ। ठीक है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर चले जाओ। ठीक है, मेरठ चले जाओ, रामपुर चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? धान गेहूं मिलेगा, है ना। तो उत्तरी भारत यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रिले सस्यन को किसने खोजा था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, डॉक्टर एम सी सक्सेना ने, एस एस बेंस ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए रिले सस्यन की खोज किसने की थी? रिले सस्यन की खोज किसने की थी? रिले सस्यन की खोज किसने की थी? तो भैया रिले सस्यन की खोज डॉक्टर एस एस बेंस ने की थी। किसने की थी बच्चों? डॉक्टर एस एस बेंस ने जो है आपकी रिले सस्यन की जो है खोज की थी। हाँ, रासायनिक प्रयोग से सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, तो डॉक्टर एस एस बेंस ने जो है रिले सस्यन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, शुष्क कृषि में बाष्पोत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जाता है? पलवार द्वारा, एंटी ट्रांसपायरेंट्स द्वारा, विंड ब्रेक द्वारा या ये सभी? उपरोक्त सभी। किसके द्वारा जो है शुष्क भूमि कृषि या फिर कहें शुष्क कृषि में, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में आपका जो है बाष्पोत्सर्जन को कम किया जाता है, कम किया जा सकता है? पलवार द्वारा, एंटी ट्रांसपायरेंट्स द्वारा, विंड ब्रेक या उपरोक्त सभी? बताइए आंसर बच्चों क्या होगा?
देखो डी आ गया, ये सभी बिल्कुल सही बच्चों। आपका जो शुष्क कृषि में वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा कम किया जाता है? सभी के द्वारा। आपके विंड ब्रेक का भी प्रयोग किया जाता है, एंटी ट्रांसपायरेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है ना, और साथ ही साथ पलवार का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? सोयाबीन, चना, काबुली चना या फिर कहें उड़द। शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? आपका सोयाबीन, चना, काबुली चना या उड़द। शुष्क भूमि कृषि में हमें किसे अपनाना चाहिए सर्वाधिक? तो भैया शुष्क भूमि खेती में हमें सर्वाधिक किसे? उड़द को, है ना। सबसे उपयुक्त क्या है आपका? उड़द है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? उड़द है। अगला क्वेश्चन है, धान की सुगंधित प्रजाति IR 24, नरेंद्र 1, साकेत 4 या कस्तूरी। धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है? तो भैया धान की सुगंधित प्रजाति है कस्तूरी। कौन सी है बच्चों? कस्तूरी जो है धान की सुगंधित प्रजाति है। धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है बच्चों? कस्तूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है। 45वां प्रश्न दिया हुआ है भैया, डिबलिंग निम्न की एक विधि है, बीज बोने की, निराई की, कटाई की, बीज कम निर्धारण की। जो डिबलिंग है किसकी विधि है भैया? आज ही पढ़ाए थे हम क्लास में, बीज बोने की क्लास, ठीक है। डिबलिंग किसकी विधि है बच्चों? बीज बोने की एक विधि है, जिसमें ऊपर से 2/3 और नीचे से 1/3 जो है आपकी जो रिज होती है उसमें बुआई की जाती है, ठीक है। और समतल या फिर कहें जो बड़े बीज होते हैं उनके लिए अपनाई जाती है डिबलिंग मेथड, और आपके जो है समतल भूमि में उपयोग की जाती है। और एक जो है सबसे कम बीज दर होती है किसमें? आपकी डिबलिंग मेथड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजरा का उत्पत्ति स्थान बताइए। बाजरा का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, कनाडा, USA या जापान। तो भैया बाजरा कहां से है? अफ्रीका की है, अफ्रीका से उत्पत्तित है। कहाँ है उत्पत्ति स्थान भैया बाजरा का? आपका जो है कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। अगला क्वेश्चन, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारक उसमें पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका जो सरसों मतलब कि जो स्वाद होता है वो अस्वादिष्ट होती है, ठीक है, खली होती है जो, ठीक है। तो वो उसका कारण क्या है? सिंगरेन, कैरोटीनॉइड, सोलेनियम या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। तो सरसों में क्या पाया जाता है? सिंगरेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगरेन। तो आपका जो है सिंगरेन यहाँ पर होने के कारण जो है आपका अस्वादिष्ट होती है किसकी? सरसों की खली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, सोयाबीन का मूल उत्पत्ति स्थान। प्रश्न नंबर 48 है, सोयाबीन का मूल स्थान है अमेरिका, चीन, भारत या रूस। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो भैया सोयाबीन कहां से उत्पत्तित है? चीन से उत्पत्ति स्थान है। मूल स्थान क्या है भैया? चीन है। अगला क्वेश्चन, अरहर की किस्म ICPL 87 प्रगति कहां से जारी की गई? जो आपकी ICPL 87 है प्रगति है, कहां से जारी की गई? गोविंद, ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आपका जो है पंतनगर, पंतनगर। ऑप्शन बी है यहां पर CCSHAU हिसार, ठीक। ऑप्शन सी है TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ऑप्शन डी है इक्रीसेट हैदराबाद। बताओ आंसर क्या होगा? आपकी जो अरहर की ICPL 87 या प्रगति की जो किस्म है
ग्रुप साइंस पढ़ाते हो आप? ग्रुप साइंस भैया ये क्या होता है? ग्रुप साइंस पढ़ा रहे हो आप? पता नहीं क्या बोल रहे हैं रंजीत यादव जी। बताइए आंसर। अरहर की जो ICPL 87 है वो किसने जारी की? इक्रिसेट हैदराबाद, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद द्वारा जो है ICPL 87 प्रगति जो किस्म है वो जो है जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, धान नर्सरी लगाने की डेपोक पद्धति को देश में विकसित किया गया है अमेरिका, भारत, फिलीपींस या ऑस्ट्रेलिया। जो आपकी जो डेपोक पद्धति है जो 10 से 12 दिन में जिसमें नर्सरी तैयार हो जाती है, तो बताइए भैया कि ये जो है किस देश से लाई गई है? तो ये लाई गई है आपकी फिलीपींस से। कहां से लाई गई? फिलीपींस से। अगला क्वेश्चन, माधुरी मक्का के किस वर्ग की उन्नत किस्म है? क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न? आपकी जो माधुरी है वो किस वर्ग की उन्नत किस्म है? तो भैया स्वीट कॉर्न की है। किसकी है बच्चों? स्वीट कॉर्न की है। अगला क्वेश्चन, पूसा बोल्ड किस्म है? धान की, गेहूं, सरसों या अरहर? पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? तो भैया पूसा बोल्ड सरसों की किस्म है। किसकी है बच्चों? सरसों की किस्म है। पूसा बोल्ड किसकी किस्म है बच्चों? सरसों की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53वां प्रश्न दिया हुआ है, गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब लाया गया? गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब लाया गया? 1947 में, 1966, 1976, 1968। तो भैया जब आपकी हरित क्रांति आई थी तो तब क्या आई थी? गेहूं की उन्नत प्रजातियां आई थी। तो हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में। तो आपकी जो उन्नत प्रजातियां कब लाई? 1966 में लाई गई। ठीक। अगला क्वेश्चन, करनाल वंट किस फसल का बीज जनित रोग है? धान, चना, सरसों या गेहूं? तो सभी को पता है कि जो करनाल वंट है किस में लगता है? गेहूं में लगता है। किस में लगता है बच्चों? गेहूं में लगता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झूठा कंडुआ, झूठा कंडुआ, लूज स्मट, सॉरी फाल्स स्मट। क्या भैया? फाल्स स्मट। झूठ मत बोलो, फाल्स स्मट है ना। झूठा कंडुआ रोग किस फसल से में फैलता है? धान, चना, सरसों या गेहूं में? तो भैया झूठा कंडुआ फाल्स स्मट लगता है आपका धान के अंदर। किसके अंदर बच्चों? धान के अंदर। अगला क्वेश्चन, सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? धान, चना, सरसों या गेहूं? सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? तो भैया धान की है। सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है बच्चों? धान की। सुगंध 5 किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 57। आशीष जी को देखो भूख लगने लगी है। भूख तो हमें भी लगने लगी है, लेकिन आपके 100 क्वेश्चन करा के जाएंगे, चाहे आपके जो है 10 बज जाए यहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है भैया, जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है सतह पर 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर गहराई पर जो है जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं की जो बीज गहराई होती है वो कितनी होती है भैया? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? यदि आप जीरो टिल सीड ड्रिल से बो रहे हो तो गेहूं कितने सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान मुख्य स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? बताइए। जो गोल्डन धान है, गोल्डन राइस है, फिलीपींस या फिर कहें आइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या IRRI द्वारा जो है डेवलप किया गया है। फिलीपींस द्वारा, मनीला फिलीपींस द्वारा डेवलप की गई है गोल्डन राइस। ठीक है। ये किससे भरपूर होती है भैया? विटामिन ए से भरपूर होती है। गोल्डन धान किससे भरपूर होती है बच्चों? विटामिन ए से भरपूर होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोलियोराइजा, भ्रूण मूल घोल या फिर कहें आपका स्क्यूटेलम, बरुथिका, कोलेप्टाइल, भ्रूणाग्रचूल या फिर कहें इपीब्लास्ट बहिस्तर?
क्या कहा जाता है? गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो हाँ, हम कराते हैं क्रॉप साइंस, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाए कोलियोप्टाइल, क्या हो जाएगा? भ्रूणाग्र चोल से जो है जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? कोलियोप्टाइल होता है, भ्रूणाग्र चोल होता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूणाग्र चोल। क्रॉप साइंस की स्टडी कराते हैं, सारी की स्टडी कराते हैं। ऑफलाइन कोचिंग है हमारी, ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चलते हैं जिसमें 25 से 30 बच्चे हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच जो चल रहा है हमारा ललितपुर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं किसको? आपका ऑनलाइन कोचिंग को, ठीक है। ऑफलाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग वालों के लिए एक न्यूज है, हॉस्टल की व्यवस्था हो चुकी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और हॉस्टल की व्यवस्था करा देंगे, सारा कुछ करा देंगे। जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बाहर के शहर से हैं और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जो फीस है हमारी वो है आपकी 3,000 रुपये, ठीक है। कंप्लीट बैच की जो फीस है वो है 3,000 रुपये। नोट्स अगर ये साथ लेते हो तो 4,500 रुपये, ठीक है। 4,500 रुपये 6 महीने का कोर्स है आपका, कंप्लीट फीस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, 60वां प्रश्न है। 60वां प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति थी बारह लक्ष्मी, H4, सावित्री या गोदावरी? तो भैया भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1970 में विमोचित कपास की संकर प्रजाति कौन सी है? H4 है, H4। राहुल सिंघानिया ले सर जी STA की कट ऑफ क्या होगी? भैया कट ऑफ की बात नहीं किया करो। कट ऑफ देखो, ए हमने कह दिया था कि जो BSc वाले हैं, जो BSc के छात्र हैं, उनके यदि 200 प्लस आ रहे हैं नंबर तो वो सेफ है, और जो MSc वाले हैं बच्चे उनके 150 प्लस आ रहे हैं तो वो सेफ है, ठीक है। 150 प्लस हैं तो आपके जो है MSc वाले सेफ हैं, और 200 प्लस हैं तो आपके BSc वाले सेफ हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, कैंट की महत्वपूर्ण किस्म है? बरसीम, रिजका, सोयाबीन या फिर जई? तो भैया जो कैंट है किसकी किस्म है? जई की महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी है बच्चों? जई की किस्म है, ठीक। इंग्लिश में भी लाया करो, बिल्कुल लाएंगे आपके इंग्लिश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में SCN की मात्रा अधिकतम होगी? बाजरा, मोठ दाल, ग्वार या ज्वार? किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में SCN की मात्रा अधिक होती है? तो भैया ज्वार में होती है। किस में होती है? ज्वार में होती है। किस में होती है? ज्वार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। 63वां प्रश्न है आपका, बरसीम का मूल उत्पत्ति स्थान चीन, मिस्र या भारत या नेपाल? तो भैया मिस्र है। अगला क्वेश्चन, पूसा जायंट नेपियर किसकी संकर है? नेपियर और ज्वार, नेपियर बाजरा, ज्वार बाजरा या फिर कहें बाजरा ज्वार? तो नेपियर बाजरा की जो है क्रॉस है पूसा ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की प्रजाति बहुकट या मत कहें मल्टी कट है? तो पूसा चरी 2, MP चरी 2, MP चरी या पूसा चरी 2? तो यहाँ पर पूसा चरी 2 होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है, मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी को हम लिखते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पूसा चरी 2 सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपके जो है इसके जो कृषि के क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं। आगे है भाग 2 कंप्यूटर। तो बताइए KYC का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया अपने कस्टमर को जानिए, अपने कस्टमर को पहचानिए। नो योर कस्टमर KYC का फुल फॉर्म होता है अपने कस्टमर को जानिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, IFSC कोड क्या है? IFSC कोड क्या है? यहां पर पूछा गया है IFSC कोड क्या है? 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, या फिर कहें आपका A व V दोनों? ऑप्शन सी है A और V दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
बताइए कि जो आपका 11 एक है आईएफएससी कोड क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भैया फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। और 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही सौरभ वर्मा ने, बिल्कुल देखो इतना बड़ा सी लिख दिया है। अरे भैया बस करो, इतना सी मत लिखो। सी 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 सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68। 68वां प्रश्न है, चेक की वैधता अवधि होती है। चेक जो आपको जारी किया जाता है उसकी वैधता अवधि कब तक होती है? जारी दिनांक से 4 महीने तक, जारी दिनांक से 3 महीने तक, जारी दिनांक से 1 महीने तक, असीमित। बाद में ऑप्शन दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए बच्चों, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? भैया जारी दिनांक से 3 माह तक। चेक की जारी अवधि कितनी होती है? जारी की गई दिनांक से 3 अवधि तक, सॉरी 3 महीने तक। जारी दिनांक से 3 महीने तक जो है वैलिड रहता है आपका चेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फंड टूल्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स या डबल फाइनेंशियल टूल? तो भैया आपका जो डीएफटी है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जो है आपका, जो है डीएफटी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट या इनमें से कोई नहीं? किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संबंधित है? फोन पे से या गूगल पे से? हमारी कोचिंग ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। एड्रेस है वर्णी चौराहे के पास, या फिर कहें आपका रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, वर्णी चौराहा, ललितपुर। गूगल मैप पर सर्च करोगे तो वो सही जगह आपको पहुंचा देगा, ललितपुर में, ठीक है। विजन एग्री एकेडमी आप कहीं पर भी सर्च कर लो, मिल जाएगी, ठीक है। गूगल मैप पर सर्च कर लेना, आपको सही एड्रेस पर पहुंचा देगी वो, ठीक है। वर्णी चौराहे पर है हमारी कोचिंग विजन एग्री एकेडमी, ठीक है। तो किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? तो भैया ओपन वॉलेट से। किससे बच्चों? ओपन वॉलेट से जो है नगद भुगतान संबंधित है। किससे? ओपन वॉलेट, ठीक। ऑप्शन ए ओपन वॉलेट, ओपन वॉलेट, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सौरभ वर्मा जी सही आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, रेफरेंस ए और बी दोनों, सॉरी यहाँ पर दोनों कैसे हो गया? यूनिक ट्रांसमिशन रेफरेंस। यहाँ पर जो है आपका ये बी ऑप्शन होना चाहिए था, ए सी ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ए बी सी या फिर डी क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बी होना था। बताइए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आपका जो यूटीआर का पूर्ण रूप होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है यूटीआर का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? लोन के लिए आवेदन करना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के ट्रांजैक्शन को देखना। तो भैया हम खाते से नकदी नहीं निकाल सकते इंटरनेट बैंकिंग से। सारी डिटेल चेक कर सकते हो लेकिन नकदी नहीं निकलेगी भैया, ठीक है। नगद जो है कैश नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, 73वां प्रश्न दिया हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? पासवर्ड एड्रेस से, यूजर नेम, यूजर एड्रेस से, मोबाइल नंबर द्वारा। तो भैया आपका जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उसमें जो मुख्य सुरक्षा होती है वो होती है पासवर्ड से। किससे होती है बच्चों? पासवर्ड एड्रेस से। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का चिन्ह रुपए को कब मान्यता मिली? 2009 में, 2010, 2012 या 2015? फाइनेंशियल से संबंधित जो है क्वेश्चन है कंप्यूटर में, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो भारतीय रुपए का चिन्ह जो है कब मान्यता मिली थी? 2010 में मिली थी, 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल या खरीदारी में कोई भुगतान नहीं कर सकते। भीम, पेटीएम, ए और तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो भैया भीम से जो है ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बिल या खरीदारी में कोई भुगतान नहीं कर सकते। ठीक, तो बिल या खरीदारी में कोई भुगतान नहीं होता है, तो भैया वो है भीम ऐप, भीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, 76वां प्रश्न है, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? टाइम, टारगेट, टुडे या ट्रांसफर। आरटीजीएस में टी का क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आपका जो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, आरटीजीएस मतलब आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ट्रांसफर नहीं है भैया, टाइम है, टाइम, ऑप्शन ए टाइम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन ए टाइम। अगला क्वेश्चन, बैंक मित्र कौन है? बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता, बैंक का वैल्यूएबल कस्टमर, किसी ब्रांच का सिक्योरिटी गार्ड, बैंक अकाउंटेंट। बताइए कौन होता है भैया बैंक मित्र? तो बैंक द्वारा अनुबंधित संवाददाता होता है बैंक मित्र। आपने देखा होगा कई बैंक मित्र बैठे होते हैं आरटीजी। अरे भैया क्या सोच में पड़ गए इंद्रेश राज जी, लखीमपुर खीरी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जल्दी जल्दी में गलत हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जल्दी जल्दी में पेपर में नहीं करनी है जल्दी। ठीक है, पेपर में आराम से पेपर करना है, जल्दी मत करना, गलत हो जाएंगे। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? यह जनरेट करना आसान है, इसको शेयर नहीं कर सकते, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है, यह एक जटिल इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब भैया आपका जो वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी है, वो हर बार नया आता है ना, नया आता है, तो यहाँ पर जो है आपका यह जनरेट करना आसान है, इसे यह जनरेट करना क्या है? आसान है। ठीक, सॉरी, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, यह हर एक एक्सेस के लिए क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग आपका जो है ओटीपी क्या होता है? अलग अलग आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, यह हर एक्सेस के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। 78 का क्या होगा? सी होगा, ए नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ए नहीं होगा, सी होगा। यह हर एक्सेस के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग ओटीपी आता है आपका। अगला क्वेश्चन है, आधार एक है 12 अंकों का नंबर कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड, एक बचत खाता, ए और बी दोनों। तो भैया 12 अंकों के नंबर का कार्ड होता है और आपका यूआईडीएआई द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो ए बी दोनों जो है सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80वां प्रश्न देखो लिया हुआ है, प्रश्न नंबर 80 है आपका, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट या उपरोक्त सभी। तो देखो भैया यहाँ पर जो है बैलेंस इंक्वायरी हमारी मोबाइल बैंकिंग में हो जाती है, अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, पेमेंट हो जाते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं यूपी जीके के क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की ओर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? आगरा, गोरखपुर, मऊ या उन्नाव। बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भैया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। और सबसे कम कहाँ होती है? आगरा में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आगरा, गोरखपुर, मऊ या उन्नाव। तो भैया हमने बताया है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आगरा में। सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? आगरा में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक, सर्वाधिक गोरखपुर और सबसे कम कहाँ पर होती है? आपकी जो है आगरा में होती है। सबसे कम आगरा और सर्वाधिक गोरखपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो भैया उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों है, तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? नेपाल से। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है।
आपका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? नेपाल से मिलती है। किस देश से मिलती है बच्चों? नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो भैया नेपाल से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? नेपाल से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वाराणसी, इलाहाबाद, सोनभद्र या लखीमपुर खीरी? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला या सबसे बड़ा जिला जो है भैया कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका जो है इलाहाबाद या प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा या फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है बच्चों? हापुड़ है। सबसे छोटा जिला या फिर कहें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीनों में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? चक्रवाती पवने, व्यापारी पवने या लू या तूफान? अरे भैया लू कहते हैं, बुंदेलखंडी में कहते हैं लू लग गई। लू लग गई मतलब आपका जो है गर्मी लग गई है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, हमारा लखीमपुर। हाँ, आपका लखीमपुर इंद्रेश राज जी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहां पर सी जो है सही आंसर हो जाता है 87 का। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? आगरा, बरेली, वाराणसी या गोरखपुर? निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? भैया अगर ये राजस्थान से लगे हो तो सर्वाधिक गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। बुंदेलखंडी बोलिए गुरु। बिल्कुल, राजस्थान से लगे हो तो आपको क्या गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो भैया आगरा जो है सर्वाधिक गर्मी वाला जिला है, या फिर कहें सर्वाधिक जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है? आगरा। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सेल्यूरियन, कार्बोनिफेरस? बताइए, आपके जो विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण है किस काल में हुआ? तो भैया सबसे कम बरेली। हाँ, तो भैया विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण जो है कैम्ब्रियन जो है आपके जो पर्वतमाला है उससे हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? अरावली, शिवालिक, कैमूर या विंध्य? तो भैया दक्षिण में कौन सी है? बुंदेलखंड किस पहाड़ी क्षेत्र में आता है? किस पर्वतमाला श्रेणी में आता है? तो भैया वो कहां पर आता है? आपका विंध्य पर्वत श्रेणी में आता है। किस में आता है? विंध्य में आता है। ठीक, विंध्य में। आगे है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो अभी हाल बताया था कि हापुड़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, कौन सा? हापुड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान? सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? तो भैया सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तराई क्षेत्र में होती है। कहां पर होती है बच्चों? तराई क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भैया 6, 7, 8 या 9? अब भैया ये कहे कि कितने राज्यों से मिलती है, तो 9 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 9 राज्यों से। 8 आपके सामान्य राज्य हैं और 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और 8 राज्य हैं। तो कितने? 9 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का है 13.5%, 9.4%, 8.4% या 7.33%? तो उत्तर प्रदेश का जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है कि क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? गोरखपुर,
महाराजगंज, बलिया या श्रावस्ती या बस्ती? बताइए किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से लगती है किसकी? महाराजगंज की सीमा। किसकी बच्चों? महाराजगंज की सीमा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 96वां प्रश्न है, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज या लोहा? तो भैया यहाँ चांदी सोना नहीं पाया जाता। बुंदेलखंड क्षेत्र है या दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाएगा, डोलोमाइट पाया जाएगा। यहाँ पे चट्टाने हैं, ठीक है, तो चट्टाने हैं, तो चट्टाने में कहाँ? डोलोमाइट होगा। ठीक है, तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? आपका डोलोमाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? डोलोमाइट। हमारे ललितपुर सबसे ज्यादा जो है ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। ठीक, और यूरेनियम भी पाया जाता है ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? झांसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर या फिरोजाबाद में? तो भैया जो मिर्जापुर से हैं उन्हें पता होगा कि चूना पत्थर सबसे सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? मिर्जापुर। वेब सीरीज वाला मिर्जापुर नहीं है ना। कालीन उद्योग के लिए फेमस है मिर्जापुर, कालीन उद्योग में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेट के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेट के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? नैनी, मिर्जापुर होगा यहाँ पर, मिर्जापुर, मरीजपुर नहीं होगा, मिर्जापुर, बांदा या ललितपुर? तो भैया उत्तर प्रदेश शहर सिलिका रेट के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका नैनी। नैनी जो है सिलिका रेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, फिर से देखो मरीजपुर हो गया, मिर्जापुर का मरीजपुर, कोई बात नहीं, इसको हम सही करते रहे हैं, मिर्जापुर है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का एक प्रमुख बॉक्साइट रिजर्व है? बॉक्साइट रिजर्व कौन से जिले का है? बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का एक प्रमुख बॉक्साइट रिजर्व है? नैनी, मिर्जापुर, बांदा या ललितपुर? तो भैया बांदा। बांदा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट रिजर्व कहां पर है? बांदा के अंदर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, टिन या तांबा? तो भैया टिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में? टिन नहीं पाया जाता है। यहां पर जो है आपके 100 क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बच्चों? समाप्त हो जाते हैं। और जिन बच्चों के जो भी डाउट हैं या जो लोग साइन अप नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है जिनका, ठीक है, जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है उनको क्या करना है? 7880497104 एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, पर्सनल नंबर है। ठीक है, इसको सेव कर लो। आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, इस नंबर पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोगों का साइन अप नहीं हो रहा है तो उनको जो है मैसेज जो है ओटीपी है, ओटीपी कहाँ जाएगा? आपका ऐप के अंदर आपका स्पैम में। ठीक है, जीमेल में जाएगा और जीमेल में जो है स्पैम में जो है ओटीपी जाएगा, तो वहां से जो है ओटीपी को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक। 17-20 लाते ज्वाइन किया हुआ सर, चलो कोई बात नहीं सर। कालीन के लिए भदोही, हाँ कालीन लेस, वैसे कालीन ज्यादातर वहां बनती हैं। नहीं हो रहा, देखो स्पैम में आपका ओटीपी आया होगा, स्पैम में ओटीपी आएगा, स्पैम के अंदर जो आपका जीमेल है, जीमेल में स्पैम होगा, स्पैम के अंदर जो है ओटीपी आ जाएगा। अब क्या करें, हमने ऐसी कंपनी से अपना ऐप बनवाया है कि बहुत पछता रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसमें जो है ये कहें कि 40-42 हज़ार रुपये फंसा दिए हैं, तो इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वरना कर लेते, मतलब दूसरा ऐप बनवा लेते, लेकिन फंस चुके हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है 17 से 20, अच्छा चलो बढ़िया है, 20 में से 17 बन रहे हैं आपके। वेरी यूजफुल नॉलेज फॉर एजीटीए, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। इनविजिबल जी, इनविजिबल हैं आप, है ना। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आपका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप वेबसाइट का। और आपका जो है आज ब्रह्मास्त्र जो है 9 हो गया है, कल आपके फल वाली फसलों से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और
ये आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, आपकी एप्लीकेशन पर डेली चलती है। आपका जो है यूपीजी के और एक कहें कि नॉर्मली एग्रीकल्चर और कंप्यूटर की, ठीक है, तो उसको जो है आप लोग ले सकते हैं। और ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है शुरू हो चुकी है, और ये आपके जो है बहुत यूजफुल होने वाले नोट्स, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके प्रिपेयर किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका जो है 8 बजे ब्रह्मास्त्र 10 के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब देखो भूख लगाई है, जाने दो अब, ठीक है। 86D। चलो आप लोग जो भी डाउट हो ना तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना हमसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो बढ़िया है रवि यादव जी, आपका जो है 20 में से 18 सही है, बहुत बढ़िया। इजी था जी के आज का। एंड इन स्टूडियो।